हेलो मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। अभी जैसे कि 10th का एग्ज़ाम होने वाला है। 10th के एग्ज़ाम के बाद आप लोग को साइंस की ज़रूरत होगी। साइंस में आज हम आप लोगों को बायोलॉजी का दूसरा पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें से पहला टॉपिक है आज पुष्प की संरचना। हम आज ये चीज़ जानने का कोशिश करेंगे, जो पुष्प होता है, कोई भी पुष्प होता है, कोई भी फ्लावर होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा आता है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स। यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, अपने स्क्रीन पे, पादप जाति में, पादप आपका प्लांट होता है, प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम को हिंदी में पादप जाति कहते हैं। पादप जाति में आवृत बीजी पौधे विशिष्ट होते हैं। इन पौधों पर पुष्प लगते हैं। जो आवृत बीजी पौधे होते हैं उस पर पुष्प लगे रहते हैं। आखिर ये पुष्प जो होता है ये खिलता किस तरह है, ठीक। हम लोग सारा कुछ इसी में पढ़ेंगे, कैसे निषेचन होता है। कोई भी पुष्प जो खिलता है वो 3 भागों में विभक्त होता है, 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है फर्टिलाइजेशन, पहला होता है प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा होता है फर्टिलाइजेशन, तीसरा होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो ये फर्टिलाइजेशन जो होता है, ये शब्द प्रयोग किया जाता है मानवों का जो गेमिट होता है, युग्मक होता है, उनके लिए। तो अभी हम लोग यहाँ पर जो पढ़ेंगे, इन पौधों पर पुष्प लगे रहते हैं। निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में तथा बीजांड बीज में बदल जाता है। जब ऐसे हम लोग फर्टिलाइजेशन अगर जो यहाँ पर भी यूज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने समझने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जो आवृत बीजी पौधा होता है उनके ऊपर पुष्प लगे होते हैं। और जब निषेचन होता है, मतलब कि निषेचन का मतलब क्या होता है, जब मेल गेमीट और फीमेल गेमीट का फर्टिलाइजेशन, मेल गेमीट जब फीमेल गेमीट के पास पहुंचता है तो फिर फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद फिर क्या होता है, जो अंडाशय जो होता है, ओवरी जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वो अंडाशय बदल जाता है फ्रूट में। जो हम खाते हैं फल, वो अंडाशय खाते हैं। कोई भी हम लोग फल को खाते हैं तो यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, देख सकते हैं पहले लाइन में, कि निषेचन के बाद पश्चात अंडाशय किस में बदल जाता है, फल में। इसका मतलब जो हम फल खाते हैं वो अंडाशय को खाते हैं, फल में, तथा बीजांड बीज में बदल जाता है। आप लोग देखे होंगे कोई भी सा फल होता है तो जो हम लोग भाग खाते हैं वो अंडाशय होता है, और जो अंदर का जो पार्ट होता है, जो बीज हम लोग कहते हैं, सीड इंग्लिश में कहते हैं, जो हम बाद में खाने के पश्चात उसको फेंक देते हैं, वो कहलाता है बीज। बाकी इन्हीं बीज से फिर एक नए पौधे का जन्म होता है। जस्ट लाइक उसी तरह जिस तरह अभी हम लोग अंडाशय का फल खाए थे, मतलब अंडाशय को खाए थे, अंडाशय ही परिवर्तित विकसित होकर ग्रोथ होकर फल में बदल जाता है। तो उसी तरह फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर अंडाशय फल में बदलेगा और फिर बीजांड बीज में बदल जाएगा। इन पौधों के जीवन इतिहास में एक अत्यंत विकसित बीजाणुद्भिद स्पोरोफाइट अवस्था तथा एक बहुत कम विकसित युग्मोद्भिद अवस्था मिलती है। इन पौधों में जीवन इतिहास में एक अत्यंत विकसित, मतलब कि बीजाणुद्भिद, मतलब कि बहुत छोटा अवस्था होता है। बीजाणुद्भिद हम आगे इस चैप्टर, ये जो बीजाणुद्भिद जो है, ये वर्ड का चर्चा हम आगे करेंगे जब अभी हम आगे पढ़ेंगे। और युग्मकोद्भिद जो है इसको भी हम आगे चर्चा करेंगे डिटेल से।
अभी आप लोग बस इतना ही इस वर्ड को ध्यान दीजिएगा। ये दोनों पीढ़ी जीवन चक्र में एक दूसरे के बाद आती रहती है। इसे पीढ़ी एकांतरण अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन कहलाता है। मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी बीजाणुभिद के बाद युग्मकोद्भिद आता है और फिर इसी तरह बीजाणुभिद के बाद युग्मकोद्भिद आता है। तो इस चक्र को, इस साइकिल को पीढ़ी एकांतरण, इंग्लिश में अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन कहते हैं। बीजाणुद्भिद एक द्विगुणित अवस्था होती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग द्विगुणित समझेंगे कि ये द्विगुणित क्या चीज़ होता है। आप लोग क्रोमोजोम को जानते होंगे। क्रोमोजोम इंग्लिश में कहते हैं क्रोमोजोम, हिंदी में कहते हैं हम लोग गुणसूत्र। हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? गुणसूत्र। ये गुणसूत्र क्या चीज़ होता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। जैसे कि हम लोग जानते हैं मनुष्यों में जो गुणसूत्र होता है वो 46 होता है। कितना होता है? 46, जिसको बायोलॉजिकल टर्म में हम इसको डाइप्लॉइड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डाइप्लॉइड। 2n से इसको हम इंडिकेट करते हैं। 2n का मतलब हो गया 46 क्रोमोजोम। जैसे कि मनुष्य में जो क्रोमोजोम होता है वो 46 होता है, और ये 46 क्रोमोजोम जो होता है ये हर हमेशा पेयर में होता है। पेयर में होता है। किस तरह पेयर में होता है हम आपको दिखलाते हैं। ये इस तरह बना हुआ रहता है, ये इस तरह जुड़ा हुआ रहता है। ये आपका क्रोमोजोम कहलाता है, डीएनए कहलाता है। समझे? मतलब कि एक्चुअल में होता क्या चीज़ है, थोड़ा सा इसको समझिएगा। ये जो आप पार्ट आप देख रहे हैं ये डीएनए है। डीएनए का तो नाम सुने होंगे। डीएनए को ही अगर जहाँ हम लोग खींचे आपस में, अगर जहाँ दोनों साइड इसको पकड़ के इधर भी और इधर भी अगर जहाँ खींचते हैं तो यही डीएनए का नाम पड़ जाता है क्रोमोजोम। और इस क्रोमोजोम, तो ये क्रोमोजोम क्या हो जाएगा आपका? और बड़ा हो जाएगा इस तरह करके, इस तरह और बड़ा हो जाएगा। अब इस क्रोमोजोम को और थोड़ा खींचेंगे तो इसका नाम पड़ जाएगा जीन। मतलब कि कुछ है नहीं, जीन भी एक ही चीज़ है, क्रोमोजोम भी एक ही चीज़ है और डीएनए भी एक ही चीज़ है। सपोज दैट कि अभी हम किसी जगह पर हैं, अगर जहाँ हम किसी जगह से आगे बढ़ते हैं तो वो जगह है एक ही चीज़, लेकिन वो रास्ता का नाम या जगह का नाम बदल जाता है। जगह है एक ही, लेकिन जब जब हम आगे बढ़ेंगे वो जगह का नाम परिवर्तन हो जाता है। बस उसी तरह हमारे शरीर में जो डीएनए पाया जाता है, डीएनए को और खींचते हैं तो क्रोमोजोम कहलाता है, क्रोमोजोम को और खींचते हैं तो जीन कहलाता है। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? जीन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? जीन का डेफिनेशन होगा द बंडल ऑफ जीन इज कॉल्ड क्रोमोजोम एंड द बंडल ऑफ क्रोमोजोम इज कॉल्ड डीएनए। समझे ना? तो क्रोमोजोम हर हमेशा पेयर में होता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा यहाँ पर, जैसे कि ये है आपका, तो ये हो गया आपका एक पैर यहाँ पे हो गया आपका और एक पैर यहाँ पे। तो मतलब कि यहाँ पर बीच में जगह होता है, जुड़ा हुआ रहता है। हम आगे बतलाएंगे आपको इसके बारे में डिटेल। तो एक ये एक ये, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये आपका हो गया 2। मतलब कि एक क्रोमोजोम, एक जोड़ा क्रोमोजोम वो 2 से जुड़ा हुआ रहता है। क्रोमोजोम हर हमेशा पेयर में रहता है, जोड़ा में रहता है। ठीक। तो तो 2n बराबर 46 ये मनुष्यों के क्रोमोजोम के बारे में बतला रहे हैं। तो n बराबर फिर क्या हो जाएगा? 23। यही 2n को डाइप्लॉइड कहते हैं और यही n को हाइप्लॉइड कहते हैं।
हैप्लॉइड का मतलब क्रोमोसोम का संख्या 23 होना हैप्लॉइड कहलाता है, और जिसको हम लोग एन कहते हैं, एन से इंडिकेट करते हैं। एन इक्वल टू 23 मतलब क्रोमोसोम किसी, अगर जहाँ हैप्लॉइड है तो मतलब समझ जाना क्रोमोसोम का संख्या आधा है, अगर जहाँ डेप्लॉइड है तो क्रोमोसोम का संख्या टोटल का टोटल है। तो एन बराबर 23 टू एन बराबर 46। तो हर एक मनुष्य में, हर एक जीव जंतु में क्रोमोसोम का जो संख्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, वो सब में अलग अलग होता है। ठीक, तो यहाँ पर आप लोगों ने समझ गया कि एन और हैप्लॉइड क्या होता है। एन हो गया आपका क्रोमोसोम का आधा होना, एन कहलाता है, हैप्लॉइड कहलाता है। 2n कहलाता है डायप्लॉइड, क्रोमोसोम का पूरा पूरा होना, डायप्लॉइड कहलाता है 2n। ठीक, तो बीजाणुद्भिद एक द्विगुणित है। द्विगुणित का मतलब हम किसी भी पौधे को लें, उसमें जितना भी क्रोमोसोम पाया जाता है वो हर हमेशा 2n में होता है, 2 अवस्था में। याद रखिएगा आप लोग को, यहाँ पे एक क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव कि बीजाणुद्भिद 2n होता है या फिर n होता है। तो याद रखना कि बीजाणुभिद जो होता है वो हर हमेशा किस में होता है, 2n में होता है। ठीक, जबकि युग्मकोद्भिद एक अगुणित अवस्था में होता है। युग्मकोद्भिद जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, तो युग्मकोद्भिद क्या होता है कि युग्मक, किसी भी जीव का युग्मक, माना कि हम मनुष्य की अगर जहाँ तुलना करते हैं तो मनुष्य में जो क्रोमोसोम का जो संख्या होता है वो 46 होता है, और जो मनुष्य में जो युग्मक का जो संख्या होता है वो होता है आपका 23, जिसको हम लोग युग्मक कहते हैं। तो युग्मक जो होता है पुष्प का वो अगुणित होता है। आप कहीं पर भी अगर जहाँ क्वेश्चन आ जाए किसी भी जीव का, किसी भी लिविंग थिंग का, तो युग्मक जहाँ पर आएगा आपको वहाँ पर एन बताना है। क्या बताना है, एन। मतलब क्या, एन का मतलब कि क्रोमोसोम का संख्या आधा कितना है। अगर जहाँ आपसे कोई पूछे किसी भी जीव का नाम कि मनुष्य में युग्मक जो होता है एन होता है या फिर 2n होता है, तो हम लोग युग्मक हर हमेशा एन पे टिक मारेंगे। ठीक, तो यहाँ पर एक चीज़ हम लोगों ने सीखा कि बीजाणुद्भिद द्विगुणित होता है, डायप्लॉइड होता है, मतलब क्रोमोसोम का पूरा होना। और जो युग्मकोद्भिद होता है वो हैप्लॉइड होता है, एन मतलब कि यही द्विगुणित जो है बीजाणुभिद जो है, इसका आधा हो जाना ये हैप्लॉइड कहलाता है। ठीक, प्रोफेसर गोथे के अनुसार पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। रूपांतरित प्ररोह है, ये प्रोफेसर गोथे ने कहा है, जिनका कार्य प्रजनन होता है, जिनका कार्य प्रजनन होता है। एक पूर्ण पुष्प में मुख्य रूप से निम्नलिखित 4 चक्र पाए जाते हैं। कोई भी आप पुष्प ले लो, वो सारा का सारा जो पुष्प होता है वो 4 भागों में बटा हुआ होता है। पहले को कहते हैं बाह्य दलपुंज, इंग्लिश में कहते हैं कैलिक्स। दूसरा होता है दलपुंज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोरोला। तीसरा होता है पुमंग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एंड्रोसियम। चौथा होता है जायांग, इंग्लिश में कहते हैं गाइनेशियम। तो बाह्य दल जो होता है, अभी हम आपको फिगर में दिखलाएंगे, ये हम आपको फिगर दिखलाते हैं। बाह्य दलपुंज यह प्रथम चक्र होता है। प्रथम चक्र का मतलब सबसे बाहर वाला,
इसीलिए इसको कहा जाता है बाह्य दलपुंज, जो अनेक बाह्य दलों से मिलकर बना होता है। मतलब कि कैलिक्स, अगर जहाँ हम लोग ये चीज़ को समझें कि कैलिक्स क्या होता है, तो कैलिक्स जो होता है, कैलिक्स का यूनिट जो होता है, कैलिक्स का यूनिट जो होता है वो क्या कहलाता है? सेपल। कैलिक्स का यूनिट क्या कहलाता है? सेपल। ठीक। तो कैलिक्स आप लोगों ने क्या समझा कि कैलिक्स एक बंडल है, समूह है। किस चीज़ का समूह है? वो सेपल का समूह है, जिसको सेपल को हिंदी में कहते हैं बाह्य दल। मतलब बाह्य दल का एक जो अनेक से मिलकर बना होता है वो बाह्य दल पुंज कहलाता है। मतलब कि बाह्य दल पुंज के एक को कहते हैं बाह्य दल। मतलब कैलिक्स के एक को हम लोग बोलते हैं सेपल। अभी हम लोग देखेंगे, ये हम आपको दिखाते हैं, एक मिनट। ये हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, आप लोग याद कीजिए, अड़हुल का जो फूल होता है, अड़हुल के फूल के चारों तरफ हरा हरा होता है, छोटा छोटा। वही ये छोटा छोटा सेपल जो इंडिकेट जो कर रहा है आप लोग को लिए, हम बड़ा कर दिए इसको। ये सेपल जो है चारों तरफ पाया जाता है, अड़हुल फूल के चारों तरफ। ये एक को कहते हैं हम लोग सेपल। यही अगर जहाँ चारों तरफ से अगर जहाँ घिरा हुआ रहेगा, हर एक एक ये सेपल एक दूसरे से अटैच होता है, जुड़ा हुआ रहता है, तो इसको हम लोग सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आपको बताते हैं, कैलिक्स कहते हैं। एक को कहते हैं सेपल, और एक से अधिक जो जुड़ा हुआ रहता है उसको बोलते हैं बाह्य दल। ये हरा वाला ही हम लोग क्या बोलते हैं? सेपल कहलाता है। और ये जो आप देख रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर, मतलब कि कोई भी चीज़ है उसको लंबवत काटा गया है, लंबा लंबी काटा गया, जो कि हमको काटने के बाद ये सारा चीज़ दिखाई दे रहा है। ठीक। सेपल हम लोग समझ गए, कैलिक्स को समझ गए, और सेपल को समझ गए। दलपुंज क्या होता है? कोरोला। हम आपको दलपुंज दिखाते हैं। ये जो लाल लाल देखेंगे अड़हुल फूल में, 5 या 6 या 7 भी हो सकता है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये वाला, ये पार्ट आपको इंडिकेट करते हैं, ये वाला पार्ट, ये वाला जो दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, ये इसी को हम लोग बोलते हैं दलपुंज। और दलपुंज ये चारों तरफ से घिरा हुआ रहता है। तो एक को क्या बोलेंगे? तो एक को बोलेंगे पेटल। नीचे वाला जो हरा था एक को बोलते हैं सेपल, और जो लाल लाल था वो एक को बोलते हैं पेटल। दूसरा चीज़ समझेंगे हम लोग, पुमंग। पुमंग क्या है? ये तीसरा चक्र है। याद रखना कि बाह्य दलपुंज प्रथम चक्र है, फर्स्ट साइकिल। दलपुंज सेकंड साइकिल। पुमंग जो है एंडोसियम इंग्लिश में कहते हैं, ये तीसरा चक्र है। ये नर जनन अंग कहलाता है। मतलब कि कोई प्लांट होता है जो कि नर जनन अंग अलग होता है और मादा जनन अंग अलग होता है, लेकिन कोई भी पुष्प होता है तो उसमें नर जनन अंग और मादा जनन अंग एक ही पुष्प में अलग अलग पाया जाता है। जैसे अब हम आपको बतलाते हैं पुमंग क्या कहलाता है, एंड्रोसियम। तो अड़हुल फूल को देखे होंगे, अड़हुल फूल के चारों तरफ बहुत पतला पतला धागा नुमा संरचना पाया जाता है। ये जो लाल, जो अब गेहूं के बीज की तरह जो दिखाई दे रहा है,
ये हम आपको इंडिकेट करते हैं, ये लाल वाला, इसको हम लोग एंथर कहते हैं। ठीक है, तो ये पूरे भाग को, ये लाल भाग को लेकर ये जो पीला जो भाग है ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, इसी को हम लोग सम्मिलित रूप से आपको पुमंग कहते हैं, या तीसरा चक्र है। और यही नर जनन अंग है, मतलब कि यहाँ पर एंथर होता है, और इसी एंथर के अंदर में हम लोग देखेंगे, आगे देखेंगे, उसको और भी अच्छी तरह से काट कर हम आपको दिखलाएंगे। लॉन्गिट्यूडनल काट कर दिखाएंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन आपको काट के दिखलाएंगे। जब इसको हम काटेंगे तो इसी के अंदर नर जनन अंग मिलता है, जो ये बहुत सारा आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पर 6 दिखाया गया है, मतलब आधा ये दिखाया गया है, और इसका आधा जो कटा हुआ था, तो उमंग जो होता है, ये जो लाल और जो पीला से जुड़ा हुआ है, इसको टोटल दोनों को सम्मिलित रूप से पुमंग कहते हैं। ये सारे को मिला के हम लोग पुमंग कहते हैं। तो एक को क्या बोलेंगे फिर, तो वही चीज़ लिखा हुआ यहाँ पर कि यह नर जनन अंग है, प्रत्येक पुंगंग को पुंकेसर कहते हैं। मतलब कि ये लाल वाला जो और पीला वाला जो जुड़ा हुआ है, इसको एक को बोलेंगे पुंकेसर। ठीक, पुंकेसर बोलते हैं, स्टामेन जिसको इंग्लिश में कहते हैं। और स्टामेन में 2 चीज़ मिलकर बना होता है, जुड़ा होता है। ऊपर वाला जो लाल होता है, ऊपर वाला जो लाल होता है, ये आपका एंथर कहलाता है। और ये जो लाल जिससे जुड़ा हुआ है, मतलब एंथर जिस चीज़ से जुड़ा हुआ, वो फिलामेंट कहलाता है। दोनों को मिलाकर एंथर प्लस फिलामेंट होता है आपका स्टामेन। ठीक, तो एक को कहते हैं स्टामेन, और ग्रुप ऑफ एंथर इज कॉल्ड एंडोसियम, विच इज कॉल्ड एंडोसियम। तो हम लोग बोलेंगे द ग्रुप ऑफ स्टामेन इज कॉल्ड एंडोसियम। समझ गए बात को। चौथा है लास्ट आपका जायांग गाइनोसियम। यह चौथा चक्र है, यह मादा जनन अंग है। इस चक्र में एक या एक से अधिक अंडप या स्त्रीकेसर होते हैं, जिसको हम लोग कार्पेल कहते हैं। ठीक, और गाइनेसियम जो होता है, ये मादा का जनन अंग है। और इस गाइनेसियम के एक को हम लोग कहते हैं, हालांकि एक ही पाया जाता है, एक से अधिक कभी रेयर केस में हो जाता है, लेकिन एक ही पाया जाता है। तो गाइनेसियम जो होता है ग्रुप है, तो क्या चीज़ का ग्रुप है, तो वो कार्पेल का ग्रुप है। हिंदी में कहते हैं अंडप या तो फिर स्त्रीकेसर। जायांग के एक यूनिट को हम लोग स्त्रीकेसर या तो फिर अंडप बोलते हैं। और एक जो अंडप जो होता है, स्त्रीकेसर होता है, वो 3 चीज़ से मिलकर बना होता है। अभी हम लोग सिंपल सा लैंग्वेज में समझेंगे, आगे इसके बारे में बहुत ही डीपली से समझने का कोशिश करेंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को पढ़ने के लिए। तो कार्पेल जो होता है वो 3 चीज़ यहाँ देख सकते हैं। स्टिग्मा किस चीज़ से मिलकर बना होता है कार्पेल, स्टिग्मा, सबसे ऊपर वाले भाग को स्टिग्मा कहते हैं। स्टिग्मा के जस्ट नीचे उसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल, और स्टाइल के जस्ट ये जो गोल वाला जो भाग देख रहे हैं, इसी को बोलते हैं ओवरी, इसी को बोलते हैं ओवरी। और ओवरी के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो दो पार्ट जो बना हुआ है, हम इंडिकेट करते हैं ये पार्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं ओव्यूल। ओव्यूल कहते हैं। हम लोग आगे अब समझते हैं। जायांग समझ गए। जायांग के एक यूनिट को हम लोग बोलते हैं स्त्रीकेसर बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में कार्पेल कहते हैं। द ग्रुप ऑफ कार्पेल इज कॉल्ड गाइनेसियम एंड द ग्रुप ऑफ स्टामेन इज कॉल्ड
एंडोसियम and the group of petal is called corolla and the group of sepal is called calyx. और जो ये ओव्यूल के ठीक नीचे जो देख रहे हैं इसको हम लोग थैलेमस भी बोलते हैं, थैलेमस भी बोलते हैं। ये चीज़ देखिए, ये भाग को हम लोग थैलेमस भी बोलते हैं। ये भाग या तो इसको हम लोग रिसेप्टेकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिसेप्टेकल, थैलेमस। क्योंकि यही थैलेमस के ऊपर सारा भाग टिका हुआ रहता है। मतलब आप जब देखेंगे, फूल को देखेंगे आप लोग, जहाँ पर सेपल वाले भाग को जहाँ पकड़िएगा तो सेपल को जब एक एक करके जब उतारिएगा तो वहाँ पर आपको थैलेमस नज़र आएगा। और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं जस्ट रिसेप्टेकल के जस्ट नीचे हम आपको दिखाते हैं, ये वाला पार्ट को, इसको बोलते हैं पेडिसिल। इसको हम लोग बोलते हैं पेडिसिल, डंठल जिसको हम लोग बोलते हैं डंठल। हम लोग कोई भी चीज़ तोड़ लेते हैं तो डंठल कहते हैं ना, तो वही चीज़ ये डंठल कहलाता है। तो मेरे ख्याल से आप लोग एक फूल के बारे में अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि एक फूल जो होता है उसमें कौन कौन सा भाग होता है और उसका नाम क्या चीज़ होता है। आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। बस 4 ही पार्ट होता है, हम आपको एक बार फिर से दिखला देते हैं। बाह्य दल, दल पुंज, पुमंग, जायांग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि बाह्य दल पुंज और दल पुंज को सहायक चक्र बोलते हैं। हाँ, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये चीज़ है कि जो बाह्य दल पुंज होता है मतलब क्या, सेपल, मतलब कि द ग्रुप ऑफ सेपल and the group of petal is called accessory holes, मतलब कि सहायक चक्र कहलाता है। सेपल का ग्रुप और पेटल का ग्रुप सहायक कहलाता है। मतलब कि अगर जहाँ ये नहीं भी रहे ना तो भी पुष्प खिल सकता है, बस ये सहायता प्रदान करता है। बस इस मतलब ये चीज़ समझ लीजिए, सहायक मतलब सहायता प्रदान करना। तो आपसे पूछ सकता है कि बाह्य दलपुंज और दलपुंज क्या है, आवश्यक चक्र है या सहायक। तो आप लोग हर हमेशा याद रखिएगा कि बाह्य दलपुंज और दलपुंज सहायक चक्र है, क्योंकि ये जनन की क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। मतलब कि अगर जहाँ दलपुंज रहे अथवा दलपुंज नहीं रहे, अथवा बाह्य दलपुंज रहे अथवा बाह्य दलपुंज नहीं रहे, ये जनन जब होता है, जब पुष्प में जनन होता है तो उसमें ये भाग नहीं लेते हैं, इसीलिए ये सहायक चक्र कहलाता है। तो भाग कौन सा लेते हैं, और बच गया इसमें 2 को पार्ट। हम लोग पढ़े थे टोटल 4 पार्ट फूल का, उसमें से दलपुंज, बाह्य दलपुंज बाहर निकल गया, बचा 2 भाग, पुमंग और जायंग, मतलब स्त्री केसर, मतलब ये स्टामेन और दूसरा कार्पेल। स्टामेन और कार्पेल जो होता है ये आपका जनन में भाग लेता है, इसीलिए इसको आवश्यक चक्र कहते हैं। मतलब हो गया स्टामेन एंड कार्पेल इज कॉल्ड नेसेसरी हॉल्स, आवश्यक चक्र कहलाता है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से जनन क्रिया में भाग लेते हैं। बाह्य दलपुंज और दलपुंज, ये लाल वाला और जो हरा वाला अगर जब नहीं रहे तो फूल खिल सकता है, हम खिला सकते हैं, फ्लावरिंग करवा सकते हैं। अगर जहाँ आप लोग इमेजिनेशन करो कि अगर जहाँ कार्पेल और स्टामेन ही नहीं रहे, मतलब कि मादा जनन अंग ही ना रहे और नर जनन अंग ही ना रहे, नर जनन अंग हो गया आपका ये एंथर और फिलामेंट नहीं रहता है, और समझे आप लोग, आवश्यक अंग जो नर जनन अंग और मादा जनन अंग को आवश्यक चक्र कहते हैं। नर जनन अंग को हम लोग कार्पेल कहते हैं, नहीं, नर जनन अंग को स्टामेन और मादा जनन अंग को कार्पेल।
कार्पेल में 3 भाग होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और स्टामेन में एंथर और फिलामेंट होता है। यही दोनों रहता है। आगे हम बहुत ही अच्छी तरीके से बतलाएंगे। आप लोग ये भी चीज़ सोचते होंगे अभी मन में कि अगर जहाँ ये आवश्यक चक्र में से अगर जहाँ कोई एक नहीं रहे तो क्या फूल खिल सकता है? हाँ, खिल सकता है। ठीक। हाँ, लेकिन ये मतलब कि मेरे ख्याल से आप लोग को हम बतला दें कि कार्पेल रहना ही चाहिए, समझे ना। कार्पेल वो नन मोटाइल होता है, गतिहीन होता है। और ये एंथर भी जो होता है, इसके अंदर जो नर जनन अंग जो होता है, इसके अंदर जो पाया जाता है पोलन ग्रेन पाया जाता है। इस एंथर के अंदर पोलन ग्रेन पाया जाता है। ठीक। इस पोलन ग्रेन किसी भी माध्यम से स्टिग्मा पर आता है। वो कैसे फ्लावरिंग होता है हम आगे आपको चर्चा करेंगे, बस अभी हम आपको बतला रहे हैं कि ये होता है क्या चीज़, कौन सा अंग क्या कहलाता है, बस आपको इतना समझना है। आगे बढ़ते हैं। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, जो पौधा प्लांट फ्लावरिंग होता है, पुष्प खिलता है, उसमें लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन जो होता है, शायद आप मेरे पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, उसमें लैंगिक जनन जो होता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है मुख्यतः 2 तरह से वो जनन करता है। Reproduction is mainly 2 types. First is called sexual reproduction and second is called asexual reproduction. जो फ्लावरिंग प्लांट होता है, पुष्पीय जो पौधा जो होता है, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें 2 विपरीत गेमीट की आवश्यकता होती है। और वो जो दोनों विपरीत गेमीट होता है वो एन होता है, पहले बतलाया था। एन अगर जहाँ है तो मतलब क्रोमोसोम का संख्या आधा होना, मतलब कि नर वाला गेमीट भी आधा होगा, एन होगा, हैप्लॉइड होगा, अगुणी। और मादा वाला भी युग्मक जो होगा, गेमीट जो होगा, युग्मक को इंग्लिश में गेमीट, गेमीट को हिंदी में युग्मक, उसमें भी आधा होगा। ठीक। तो आवृत्त बीजी पौधा जो होता है उसमें लैंगिक प्रजनन अंग के रूप में पुष्प पाया जाता है। पुष्प के अंदर नर जनन अंग के रूप में स्टामेन होता है, जो कि हम आपको बतलाए थे। अगर जहाँ पूछे कि पुष्प नर जनन अंग क्या कहलाता है, नर जननांग क्या कहलाता है, तो स्टामेन। और मादा जनन अंग के रूप में क्या होता है, कार्पेल। पुंकेसर एवं छायांग के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री को इंग्लिश में मियोसिस कहते हैं और समसूत्री को इंग्लिश में माइटोसिस कहते हैं। ये अर्धसूत्री क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, मियोसिस डिवीजन क्या होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। अर्धसूत्री विभाजन होता है जब युग्मक जब बनने लगता है ना, तो उसमें क्रोमोसोम का जो संख्या होता है वो क्रोमोसोम का संख्या आधा हो जाता है। कैसे होता है हम आगे बतलाएंगे। तो आधा जब हो जाता है तो कोई भी, मान के चलो हम मनुष्य की तुलना करके आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने का कोशिश करेंगे। मान के चलो मनुष्य जो है, किसी मेल पार्टनर में क्रोमोसोम का संख्या 46 है और फीमेल पार्टनर जो है महिलाओं में क्रोमोसोम का संख्या 46 है। तो अगर जहाँ इसी तरह युग्मक बनते समय अगर जहाँ क्रोमोसोम का संख्या आधा नहीं होगा तो उससे उत्पन्न होने वाला जो संतान है, तो क्रोमोसोम का संख्या कितना हो जाएगा, 46 पेयर। 46 पेयर का मतलब हो गया आपका 92, गिनती में हो गया 92, 92 आपका क्रोमोसोम हो जाएगा। तो बच्चा विकृति
विकृत पैदा होगा। तो इसीलिए हर हालत में जब युग्मक बनता है तो क्रोमोसोम जो होता है डिवीजन वो ऑटोमेटिक आधा हो जाता है। ठीक, क्रोमोसोम का आधा। सपोज दैट कि हम एक तुलना करते हैं, एक आपका हाथ है, वहाँ पर आपका हाथ में कहीं कट गया है, तो कटने के पश्चात क्या होगा, तो जब हमारे शरीर में कहीं भी कट जाता है तो वहाँ पे समसूत्री विभाजन होता है। मतलब कि वो जो जुटता जो मांस है वो आपका समसूत्री विभाजन के द्वारा जुटता है। मतलब कि जितना क्रोमोसोम आपका 46 है तो 23 जोड़ा जो है, 23 जोड़ा जो जुटेगा मांस उसमें भी 23 जोड़ा होगा। सिर्फ हर हमेशा और हर हमेशा याद रखिएगा कि युग्मक बनते समय ही जो युग्मक होता है वो 23 होता है। युग्मक जब बनता है तो गेमीट 23 मतलब कि हैप्लॉइड होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। और पोलन ग्रेन को हिंदी में कहते हैं परागकण। लिखा हुआ पोलन ग्रेन पहले भी चर्चा किए थे। पोलन ग्रेन और महाबीजाणु मेगास्पोर का निर्माण होता है। मतलब कि अर्धसूत्री विभाजन से क्या क्या चीज़ होता है, पोलन ग्रेन और महाबीजाणु का निर्माण होता है। परागकण से युग्मकोद्भिद मेल गेमेटोफाइट और महाबीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। परागकण जो होता है उससे युग्मकोद्भिद मेल गेमेटोफाइट मेल गेमेट बनता है और महाबीजाणु से मादा में फीमेल गेमेटोफाइट बनता है। ठीक, अब आज आप लोगों का क्लास यहीं तक हुआ। इसके बारे में हम अगले वीडियो में आपको हम चर्चा करेंगे। ठीक, आप लोग बस समझिए। अगर आप लोगों का कोई समस्या होगा तो बोलिएगा। ये मेरे पास पीडीएफ है, आप लोग देख सकते हैं। अगर जहाँ आपको समझ आया होगा तो मेरे पास पीडीएफ है, आप लोग इसको ले सकते हैं। बहुत ही कम कॉस्ट आपको लगेगा इस पीडीएफ के लिए। मात्र 5 रुपीज़ हम रखे हुए हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए हम ये पीडीएफ तैयार किए हुए हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है और जल्द ही हम आप लोगों के सामने होंगे। जब हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो हम आप लोगों को लाइव आके पढ़ाएंगे। फ़िलहाल अभी आप लोग इसी से समझने का कोशिश कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।